प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 मल्हार पुस्तक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं माँ कहे एक कहानी कविता को पढ़ रहे हैं। इसकी हमने व्याख्या कठिन शब्दार्थ पहले ही पढ़ लिए हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों का एक भाग हम कवर कर चुके हैं। आज भाग 2 बचे हुए अभ्यास प्रश्न हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, रूप बदल कर, यानी कि रूप परिवर्तन करना है, मतलब इसे बदलना है। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। इस कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है, जैसे सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। बात को समझो कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो पंक्तियाँ हैं, इन्हीं पंक्तियों को हमने दूसरे तरीके से बोला है। यहाँ पर किस तरीके से बोला है कि सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। तो ये जो है हम गा नहीं रहे हैं, इसमें लय तुक नहीं है, ये काव्य में नहीं है, ये गद्य के रूप में है। तो यहाँ में गद्य के रूप में बोला गया है, यहाँ हमारी काव्य के रूप में। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, ये तुकांत है लास्ट में, तेरे सवेरे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आप भी पाठ की किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखो। अनुच्छेद मतलब उसको एक पंक्ति के रूप में लिखो, गद्य में लिखो। पंक्ति हमारे सामने है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उभारे। यानी कि कोई निरपराध को मारे, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो क्यों अन्य उसे न उबारे, तो दूसरा व्यक्ति उसकी रक्षा क्यों ना करे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी रक्षा क्यों ना करे। ये हमारी गद्य में हो गई या फिर अनुच्छेद के रूप में, ये बदला हुआ रूप है। ऐसे आप भी कविता की और भी पंक्तियों को लेकर उसके अर्थ को बदलने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे व्याकरण से है। यहाँ पूछा गया है, कविता में विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम मतलब रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। तो यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगर आप पूरी कविता को पढ़ोगे तो कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा है, तो कहीं पूर्ण विराम है, कहीं अल्प विराम है। तो ये विराम चिन्ह हमारे व्याकरण का एक टॉपिक होता है। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम और उद्धृढ़ चिन्ह। देखिए यहाँ पर विराम लिखा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लिखा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। विराम मतलब रुकना। तो यहाँ पर आप जब किसी वाक्य को लिखते समय आपको रुकना है। अल्प मतलब थोड़ा, और पूर्ण मतलब सेंटेंस हमारा जब पूरा हो जाता है वाक्य, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से उद्धृढ़ चिन्ह जब हम बीच बीच में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई छूट गया, त्रुटि चिन्ह, इस तरीके से बनाते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये चिन्ह हैं। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना, कविता का पाठ करते समय थोड़ा रुकना, कहाँ अधिक रुकना है, कौन सी पंक्ति किससे कही गई है, और पुत्र ने या माँ ने। तो यहाँ पर थोड़ा रुकना मतलब अल्प विराम, अधिक रुकना मतलब पूर्ण विराम। किसने किससे कही है, जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार से विशेष हाईलाइट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है, फिर से वही है, क्वेश्चन मार्क लगाना। आश्चर्य वाली बात हो रही है तो एक्सक्लेमेटरी साइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये विराम चिन्ह जो हैं उनके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। तो चलो हमें आगे कुछ दिए हैं क्वेश्चन, उनको करते हैं। नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, इससे उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। जैसे राहुल तू निर्णय कर इसका, हमने कविता में पढ़ा था। तो ये एक आप अपनी कविता देखेंगे तो आपकी कविता में ऑलरेडी सारे चिन्ह लगे हुए हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी कविता दी हुई है, देखिए यहाँ मैंने आपको लगा के दिए कि राहुल तू निर्णय कर इसका। तो यहाँ पर राहुल के बाद थोड़ा सा रुकने के लिए है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया। इसी तरीके से न्याय पक्ष लेता है किसका, तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि किसका, क्यों, क्या। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कह दे निर्भय, कह दे निर्भय, तो यहाँ पर फिर से रुकना है। जय हो जिसका, फिर से रुकना है, तो अल्प विराम लगा दी। सुन लो तेरी वाणी, पूर्ण विराम हो गया। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको लगा के दिए हैं, तो आप इसे देख लीजिए। ऐसे आप किसी और एक कविता को या कहीं पर भी आप गद्यांश को भी ले सकते हो। विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए बोला है, जिससे आप सीख पाएँ कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ प्रश्नवाचक है, कहाँ विस्मयादिबोधक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। बेसिकली अगर आप देखेंगे विराम चिन्ह का मतलब क्या है, हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली हो जाती है, एक फ्लो में नहीं बोल पाते। हमें कब उतार चढ़ाव, भाषा को बोलते समय भी कहीं रुकना होता है, कहीं तेज बोलना है, कहीं स्लो बोलना है, कहीं प्रश्न करना है, कहीं आश्चर्य है,
तो हाव भाव के साथ जब हम अपनी बात को रखते हैं तो भाषा हमारी प्रभावशाली हो जाती है और मीनिंग अर्थ भी समझ में आता है क्लियर, इसलिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने कविता पढ़ी थी भी, ठीक है। अब यहाँ बताया गया यह कार्य अपने समूह में करना, जो कि भी ऊपर कविता लिखी थी। जैसे एक बार देखिए फिर से, जैसे ये दी हुई कविता, राहुल तो थोड़ा रुकना है, तू निर्णय कर इसका, फिर से रुकना है, न्याय पक्ष लेता है किसका, तो प्रश्न किया गया। तो ये आपको कविता अपने क्लास में अपने जो टीचर हैं उनके सामने आपको सुनाना है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। अब ये देखिए भ्रमण मतलब क्या होता है, घूमना। हम जैसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं, देखते हैं ना सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। परिजन मतलब परिवार के लोग, आपके तात मतलब पिताजी या घर के और भी कोई अन्य सदस्य कहीं भ्रमण करने जाते हैं तो क्यों जाते हैं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जाते हों, या फिर हो सकता है कि खेत बाग में कहीं जा रहे हों, सुबह सुबह फसल को देखने जाते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो आपका जो भी अनुभव है आपके घर का उसे आप लिख सकते हो, नहीं तो जो आपको यहाँ दिया गया है आप इसे भी कॉपी कर सकते हो। जैसे यहाँ दिया हुआ है, मैं या मेरे परिजन प्रायः सुबह के समय भ्रमण के लिए पास के उद्यान मतलब जो पार्क होता है उसके लिए, खेतों के रास्ते या कभी कभी नदी तालाब के किनारे जाते हैं। भ्रमण पर जाने का कारण क्या है, सुबह का वातावरण स्वच्छ और शीतल होता है जिससे मन प्रसन्न होता है, ताज़ी हवा और हरियाली से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, टहलने से शरीर में स्फूर्ति आती है, दिन भर कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर एक कारण तो यही है जो मैंने आपको बताया कि स्वस्थ रहने के लिए हमें वॉक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका कोई काम भी हो सकता है अर्ली मॉर्निंग खेतों पर जाना, कोई या किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप जा सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पाठ के आगे वाले प्रश्न जो है आपके अनुभव के आधार पर है, तो आपने जो भी फील किया अपने परिवार से घर से उन्हीं को लिखना है। यहाँ दिया हुआ है कि इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या थे, आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी सुनने या सुनाने की बात कीजिए। मैं बचपन में अपनी दादी माँ और नानी से कहानियाँ सुना करता था। वे धार्मिक कहानियाँ, लोक कथाएँ और पंचतंत्र की कहानियाँ प्रस्तुत करती थी या सुनाती थी। अब मैं अपने छोटे भाई बहनों या बच्चों को कहानियाँ सुनाता हूँ। उन्हें मैं पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बीरबल की चतुराई की बातें और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाना पसंद करता हूँ या करती हूँ, ताकि वे मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीख भी दे सकें। हर कहानी की अपनी कोई ना कोई सीख होती है। बिना सीख के बिना शिक्षा के कोई भी कहानी नहीं होती है। तो कहानी का उद्देश्य ही होता है कि हमें अपनी जो है उसमें शिक्षा देनी होती है। अब वो कोई भी शिक्षा हो सकती है। तो कहानियाँ पहले बहुत घरों में सुनाई जाया करती थी, जिससे बच्चों को बचपन में ही ढेर सारे संस्कार कहानियों के माध्यम से दिए जाते थे। आजकल भी बहुत सारे पेरेंट्स सुनाते हैं, चाहे वो मोबाइल से ही क्यों ना सुनाएं, पर सुनाते हैं कहानियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनने के बीच में प्रश्न पूछना सही है, क्यों। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ, कहानी में सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है। इससे श्रोता मीन्स क्या होता है, सुनने वाला की रुचि जो है बनी रहती है, वह ध्यान से कहानी सुनता है और सोचने समझने की क्षमता जो है विकसित होती है। प्रश्न पूछने से श्रोता सक्रिय होता है। सक्रिय का क्या मतलब है कि वो एक्टिव रहता है, नहीं तो सो सकता है या हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और हो। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया कि हमें एक्टिव रखने के लिए और उसका कहानी पर फोकस रहे, कहानी में क्या समझाना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुन पाए। तो श्रोता को पूर्ण रूप से कहानी को ग्रहण करने के लिए हमें बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है। कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आपका भी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ तो कौन सी कहानी है और क्यों? मतलब हमने कहानी में देखा कि राहुल अपनी माँ से जिद करता है कहानी सुनने का। क्या कोई आपको भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी या कोई ऐसी अच्छी कहानी लगती है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हो? हाँ, मेरा यहाँ बताया गया मेरा मन भी कभी कभी एक ही कहानी बार बार सुनने का करता है। बचपन में मुझे शेर और चूहे की कहानी बहुत पसंद थी। यह कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि इसमें सिखाया गया था कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी की अपनी उपयोगिता होती है। इस शिक्षा के कारण मैं बार बार वही कहानी सुनना चाहता था। आपके जीवन की अगर कोई कहानी है तो आप उसे सुनना चाहते हो, वो लिख सकते हो। प्रश्न है नेक्स्ट। राहुल तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, बताइए कि इन पंक्तियों में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो जरा कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जैसे खेलते समय
आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बताओ ज़रा। कि आपके किसी एक मित्र ने कोई नियम तोड़ दिया है। यदि कोई मित्र खेलते समय भूल से नियम तोड़ दे तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगा और अगली बार नियमों का ध्यान रखने के लिए भी कहूँगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से राहुल ने कहानी में निर्णय लिया है, आपके लिए बोला गया है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें भी निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आप कैसे निर्णय लेंगे, तो वो निर्णय लेखक ने आपके लिए रखे हैं प्रश्न यहाँ पर। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, बताइए ज़रा। अगर कक्षा में किसी सहपाठी को चिढ़ाया जा रहा है तो मैं उसे रोकूंगा और चिढ़ाए जा रहे सहपाठी का समर्थन करूंगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है, अपने हिस्से का। समूह परियोजना मतलब क्या होता है, ग्रुप जैसे होता है ना कि बना देते 7-8 बच्चों का एक ग्रुप, उसमें कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया है, तो उस प्रोजेक्ट पर 4 बच्चे तो काम कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, कैसे टीम वर्क करेंगे। तो समूह परियोजना में कोई सहपाठी अपना कार्य नहीं कर रहा है तो मैं उससे बातचीत करूंगा और सहयोग करने के लिए मोटिवेट करूंगा, उसे प्रेरित करूंगा। तो यानी कि अगर कोई काम हम टीम में करें तो टीम में सबकी सहभागिता जरूरी है, ऐसा उसे हम समझाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, आपको आपके 2 मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो गई है, तो अब क्या करेंगे आप देखेंगे। 2 मित्रों के बीच तर्क वितर्क हो रहा है तो मैं शांति से बीच बचाव करूंगा और उन्हें आपस में समझौता करने के लिए कहूँगा कि ऐसे। अगर आप कुछ और इसमें डिसीजन अपना लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि निर्णय करने के लिए आपको दिया गया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और थॉट प्रोसेस भी अलग होता है। तो यहाँ पर एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने किया ही नहीं है। कई बार पनिशमेंट मिल जाती है ऐसे, और वो काम उस बच्चे ने नहीं किया है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप। यदि किसी सहपाठी को दंड दिया जा रहा है तो मैं सच्चाई बताऊंगा और उसके पक्ष में खड़ा रहूंगा। जैसे कई बार टीचर क्या करते हैं, क्लास में आए, एक बच्चे ने चोरी की, पूरी क्लास को सज़ा मिल रही है और आपको पता है चोरी किसने की है, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिसको दंड मिल रहा है उसकी आप कैसे सहायता करेंगे, कैसे उसे हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है, एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास हुआ है, तो अब क्या करेंगे उसे, जो उसका उदासी दूर हो जाए। प्रतियोगिता में हारने पर उदास सहपाठी को मैं ढांढस बनाऊंगा। ढांढस का मतलब क्या होता है, उसे सांत्वना दूंगा, उसे हिम्मत दूंगा, उसे प्रेरित करूंगा कि अगली बार और अच्छा करने के लिए उसे उत्साहित करूंगा कि अगली बार प्रयास करो, फिर से तुम सफल हो सकते हो, तुम अब नहीं हारोगे, तुम इससे बेहतर कर सकते हो, तुम्हें भी प्राइज मिल सकता है। कुछ इस तरीके से आप उसे मोटिवेट करो जिससे कि वह उसकी उदासी दूर होकर अगले ही सेकंड स्टेप के लिए वो तैयार हो जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। अब ऐसे में क्या करोगे आप। चर्चा में कोई सहपाठी संकोच कर रहा है, कोई हेजिटेट हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है लेकिन बोलना चाह रहा है, डर रहा है, तो क्या करेंगे। तो मैं उसे बोलने का अवसर दिलाने में मदद करूँगा और उसे भी प्रोत्साहित करूँगा। कहने का मतलब है कि कहीं किसी तरीके से आपको ये मौका उसे देना है कि वो बोले। सहपाठी किसी विषय पर, मान लीजिए आपका कोई क्लासमेट है, वो क्या कर रहा है, वो संघर्ष का मतलब है किसी भी टॉपिक पर परेशान हो रहा है, जैसे मान लो मैथ का कोई है या किसी भी कभी कोई सवाल है वो जो नहीं कर पा रहा है, आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। यदि कोई सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और मुझसे मदद मांगता है तो मैं उसे पूरी सहायता करूँगा, कोशिश करूँगा और उसे सरल ढंग से समझाने का प्रयास कर सकूँ जिससे कि उसका वो प्रश्न आसानी से उसे समझ में आ जाए। यदि नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आपको भी नहीं आ रहा है, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताइए ज़रा। आप लिख कर बताइए कि अगर वो प्रश्न आपको भी नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है, आपके घर या आसपास सुनी सुनाई जाने वाली किसी एक लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। कोई भी कहानी, इस कहानी के अलावा आपको कोई भी कहानी अपने बचपन में सुनी हो, आपकी दादी ने आपको सुनाई हो या किसी और ने सुनाई, आपको याद है, या आपने मोबाइल यूट्यूब पर ही सुनी हो कोई कहानी जो कई लोगों को पता हो, लोक कथा के रूप में प्रचलित है, तो ऐसी कहानी को आप क्लास में सुना सकते हो। जैसे मेरे गांव में एक लोक कथा बहुत प्रचलित है, सच्चे दोस्त की पहचान। बहुत समय पहले 2 मित्र जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में अचानक एक भालू आ गया। एक मित्र पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा मित्र पेड़ पर नहीं चढ़ सका। उसने तुरंत सांस रोककर लेटने का नाटक किया जैसे वह मर गया हो। भालू उसके पास आया, सूंघा और चला गया, क्योंकि वह मृत जीव को नहीं खाता है। भालू के जाने के बाद पेड़ पर बैठे मित्र ने नीचे उतरकर पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, उसने कहा
कि संकट के समय जो मित्र साथ छोड़ दे उस पर कभी विश्वास मत करना। तो ये कहानी की सीख है कि वो सच्चा मित्र नहीं था, उसने उसका साथ छोड़ दिया। तो सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। अब यहाँ कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, मज़ेदार पहेलियाँ, ठीक है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया आपसे, नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, भार्या है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन। तो इतने सारे जो 4-5 पंक्तियाँ हैं, इनका एक उत्तर होना चाहिए। बताइए, नानी की बेटी कौन है? आपकी माँ। इसी प्रकार से मामा की बहन कौन है? माँ। पिता की पत्नी कौन है? माँ। और भाभी है चाचा की। चाचा किसको भाभी कहते हैं? आपकी माँ को। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? इन सब का एक माँ। और यहाँ पर माँ कौन है इस कविता में? यशोधरा। आगे देखिए, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल पर बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है ये जो नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पढ़ा था हमने कविता में कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और उनकी जो महक है वो पूरे में हवा वायुमंडल में महक रही थी। तो यहाँ पर सुरभि मतलब महक, खुशबू। तो यहाँ पर खुशबू लिखते। बागों में जो, क्योंकि बागों में क्या होते हैं? फूल होते हैं। फूल फूल पर बस्ती का, हर एक फूल की अपनी खुशबू होती है, हवा में घुल मिल जाती है। हो सकता है यहाँ के पास बच्चों को आंसर तितली भी दे देते, लेकिन तितली हवा में घुलती मिलती नहीं है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? महक, खुशबू या फिर सुरभि, यानी कि महक के पर्यायवाची आप लिख सकते हो। आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पैर और सिर। तो कौन है ये? हंस है, जो कि कविता में आया था। अब यहाँ हमें कुछ खोजबीन के लिए कुछ लिंक दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने कक्षा में किसी स्मार्ट बोर्ड पर ये चला सकते हो। जैसे दिया हुआ है, माँ कहे एक कहानी। तो ये यूट्यूब का एक लिंक दिया है, इसे आप ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल पर या स्मार्ट बोर्ड पर। अगर आपके क्लास में स्मार्ट बोर्ड है तो वहाँ ओपन करके सुन लीजिए इसे, अदरवाइज अपने घर पे फ़ोन पे भी आप सुन सकते हो। हंस किसका है, इसके बारे में भी एक लिंक दिया है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। NCERT का मैथिली गुप्त द्वारा एक कविता पाठ है जो कि यहाँ लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये प्रश्न आज के कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।